नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर रेंगे। मैं साइकियाट्रिस्ट और यानी मनोविशेषज्ञ और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट यानी नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको आज समाज में कौन कौन से अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है, उनकी पहचान, प्रकार और उपचार के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी हम नशे के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने सिर्फ शराब आता है। शराब छोड़ के भी बहुत सारे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी तंबाकू, गुटखा, मावा, खैनी, तबकीर, सिगरेट, बीड़ी बोल सकते हैं। इन पदार्थों का भी एडिक्शन होता है। इसके साथ साथ शराब तो हमने बोला है, शराब में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, जैसे बियर, रम, विस्की, वोडका, ये अलग अलग प्रकार है। इसके अलावा कैनाबिस यानी भांग, गांजा, चरस, जो 3 प्रकार है एक ही प्लांट से निकलते हैं। ब्राउन शुगर यानी अफू बोलते हैं, ओपियोइड बोलते हैं, उनका भी एडिक्शन दिखाई देता है। इसके साथ साथ कोकेन, LSD, एम्फेटामिन, मेफेड्रोन, ये ब्रेन स्टिमुलेंट है। टर्मिन नाम का इंजेक्शन आज जो बॉडी बिल्डर लेते हैं उनका एडिक्शन, जैसे कि उसमें मेफेंट्रेमिन सल्फेट इंजेक्शन रहता है, उनका एडिक्शन। उसके साथ साथ फोर्टिन या पेंटाजोसिन का एडिक्शन। स्लीपिंग पिल्स यानी बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलाम, क्लोनाज़ेपाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, इन स्लीपिंग पिल्स का एडिक्शन। ट्रामाडोल यानी पेन किलर का एडिक्शन। ये सब एडिक्शंस आजकल पेशेंट में दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट में साइक्लिक AMP यानी एम्प बोलते हैं, AMP का इंजेक्शन का एडिक्शन जो वेटरनरी डॉक्टर यूज़ करते हैं, उनका एडिक्शन दिखाई देता है। ऑयल पेंट या पेट्रोल का स्नफिंग बोलते हैं, उनका एडिक्शन। झंडू बाम या आयोडेक्स वो ब्रेड में लगा के खाते हैं, उनका एडिक्शन। कुछ लोग अलग अलग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं या चेक करते हैं या ट्राई करते हैं, जैसे कि स्नेक बाइट हो, स्कॉर्पियन का स्टिंग हो, या रेड फायर एंट यानी लाल चींटियाँ रहते हैं, उनका स्टिंग उनको नशा देता है। कुछ लोगों में आजकल जो सोशल मीडिया एडिक्शन यानी फेसबुक, इंटरनेट या मोबाइल एडिक्शन बोल सकते हैं, इनका भी आज जो प्रमाण है वो समाज में दिखाई देता है। तो आपने देखा ये अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है। तो ये सब एडिक्शन है, उनसे छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? तो देखिए ये पॉसिबल है। इसका अगर क्लासिफिकेशन करेंगे सीवियरिटी के अनुसार, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हम बोल सकते हैं। यानी ये जो है उनका क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, उसका इफेक्ट, ये सब स्टडी करने के बाद उनका हम माइल्ड डिपेंडेंस, मॉडरेट डिपेंडेंस या सीवियर डिपेंडेंस में उनका डिवीजन कर सकते हैं। अब हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो कुछ पेशेंट को OPD बेसिस पे इलाज कर सकते हैं और कुछ पेशेंट को एडमिट करने के बाद भी इलाज कर सकते हैं। OPD बेसिस पे यानी आके जाके इलाज कर सकते हैं, और एडमिट यानी उनको हम 25 या 30 दिन या 40 दिन पे रख के उनको इलाज करना पड़ सकता है। तो जो पेशेंट कोऑपरेटिव है, जो आना चाहते हैं, जो खुद ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट डिपेंडेंस है, उनको हम OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, जैसे कि सीवियर डिपेंडेंस है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस यानी हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस हो या पैंक्रियाटाइटिस हो, या एक्सीडेंट हुआ होगा पास्ट में, या पहले OPD से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश किया होगा लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिला होगा, पेशेंट ज़्यादा पीता है या गुस्सा गाली करता है, अंडर इन्फ्लुएंस उसको बहुत ही नुकसान कर रहा है, फैमिली में बहुत झगड़ा हो रहा है, या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में रम पिट या विड्रॉल सीजर बोलते हैं, ऐसे कुछ हिस्ट्री रहेगी तो ऐसे पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत हो सकती है। कुछ पेशेंट ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते, वो बोलते हैं मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसे पेशेंट में फिर फोर्सफुली उनको लेके आना पड़ता है, यानी एडमिट करने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप अगर उसको लेके आ सकते तो लेके आओ, नशे में पकड़ के लेके आओ। कुछ पेशेंट को तो बोलना पड़ता है कि आप उसको शराब पिलाओ, नशे में उसको पकड़ के लेके आओ। तो कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि हमारे निर्मल हॉस्पिटल की टीम आपको सहायता के लिए भेज सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प के लिए नहीं है तो निर्मल डी एडिक्शन सेंटर या निर्मल नशा मुक्ति केंद्र में कैसे इलाज किया जाता है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। उनमें 5 तरीके से हम इलाज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है विड्रॉल मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट।
इसमें विड्रॉल मैनेजमेंट और सब्स्टिट्यूट थेरेपी का रोल रहता है। यानी इनिशियल स्टेज में जो पेशेंट अगर नशा करता है उसका जो लेवल है खून में से वो कम करने के लिए उसका इलाज करते हैं। यानी शराब बंद होने के बाद या नशा बंद होने के बाद जो तकलीफ होता है फिजिकल या मेंटल, वो तकलीफ ना हो इसीलिए दवाई देते हैं। इसको हम विड्रॉल मैनेजमेंट बोलते हैं या सब्स्टिट्यूट थेरेपी। यानी दवाई ऐसे शुरू करते हैं जो नशीले पदार्थ अपने ब्रेन में इफेक्ट देता है वैसे ही इफेक्ट करने वाले मेडिसिन हम शुरू करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट थेरेपी बोलते हैं। यानी इनिशियली 7 या 8 दिन में ये विड्रॉल मैनेजमेंट या डिटॉक्सिफिकेशन का स्टेज रहता है या सब्स्टिट्यूट थेरेपी भी हम बोलते हैं। उसके बाद रोल आता है एंटी क्रेविंग ड्रग्स का। यानी जो भी नशा है उसकी तलब दिमाग में रहती है और ये तलब कम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी पेशेंट बोलता है मेरा जी करता है, मुझे इच्छा होती है नशा करने की, तो ऐसे हालत में एंटी क्रेविंग ड्रग्स जो है वो क्रेविंग कम करते हैं, तलब कम करते हैं, इच्छा कम करते हैं। तो ये जो दवाई है ये डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ये दवाई हम शुरू करते हैं जो एंटी क्रेविंग ड्रग्स हम बोलते हैं। ये यूजुअली अल्कोहल के लिए या तंबाकू या टोबैको या निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए या ब्राउन शुगर के लिए या कुछ अलग अलग जो नशीले पदार्थ हैं उनके लिए अलग अलग दवाई एंटी क्रेविंग का काम करती है। तीसरा ग्रुप जो है उसको हम एवर्जन थेरेपी बोलते हैं या एंटागोनिस्ट थेरेपी बोलते हैं या डाइसल्फिरान थेरेपी बोलते हैं। यानी इसमें ऐसी दवाई हम पेशेंट को देते हैं, वो दवाई शुरू करने के बाद पेशेंट को कुछ नहीं होता, लेकिन वो दवाई शुरू करने के बाद अगर पेशेंट नशा करता है या शराब पीता है तो उसको फिजिकल सिम्टम या रिएक्शन होता है। यानी बदन लाल होना, रैश आना, उल्टी जैसे होना, मतली जैसे होना, खून की उल्टी हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, फीट आ सकती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कम से ज़्यादा हो सकती है या माइल्ड रिएक्शन या सीवियर रिएक्शन भी हो सकता है, उसको हम एवर्जन थेरेपी बोलते हैं। यानी दवाई ऐसा शुरू करेंगे जिसके ऊपर अगर पेशेंट नशा करता है तो उसको तकलीफ होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन याद रखिए ये जो दवाई है ये सिर्फ शराब के लिए है, बाकी दूसरे एडिक्शन के लिए ये बिल्कुल नहीं होता है। यानी तंबाकू या ब्राउन शुगर या कैनाबिस या भांग या चरस रहे इनके लिए रिएक्शन होने वाली दवाई नहीं रहती। रिएक्शन होने वाली दवाई सिर्फ शराब के लिए होती है। अब ट्रीटमेंट में चौथा ग्रुप रहता है वो है साइकेट्रिक इलनेस का इलाज। 50% पेशेंट में यानी 50% जो पेशेंट्स हैं उनमें मन की बीमारी हो सकती है जो एडिक्टेड पेशेंट है। तो ये मन की बीमारी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या स्किज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर हो या कौन सा भी शारीरिक या कौन सा भी साइकेट्रिक इलनेस हो, ये 50% पेशेंट में दिखाई दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एडिक्शन का ट्रीटमेंट छोड़ के मन का भी इलाज या मन की बीमारी का भी इलाज करना जरूरी होता है। डिप्रेशन हो तो एंटी डिप्रेशन, साइकोसिस हो तो एंटी साइकोटिक, मूड डिसऑर्डर हो तो मूड स्टेबिलाइजर का हम यूज कर सकते हैं। यानी साइकेट्रिक इलनेस का भी ट्रीटमेंट शुरू करना इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा ग्रुप जो रहता है उसको हम बोलते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का इलाज, यानी मेडिकल इलनेस का इलाज। जैसे कि कुछ पेशेंट को ब्लड प्रेशर का तकलीफ हो सकता है, शुगर का तकलीफ यानी डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो, पैंक्रेटिस हो सकता है, हिपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है। यानी मेडिकल इलनेस जो नशा छोड़ के जो रहता है उनका भी इलाज साथ में होना जरूरी रह सकता है। यानी मेडिकल इलनेस का इलाज भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से 5 ग्रुप रहते हैं मेडिसिन के, जैसे कि विड्रॉल मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज में सब्स्टिट्यूट थेरेपी यानी विड्रॉल मैनेजमेंट का ड्रग्स। दूसरा है एंटी क्रेविंग ड्रग्स जो क्रेविंग कम करते हैं। तीसरा है एंटागोनिस्ट थेरेपी या एवर्जन थेरेपी, यानी दवाई ऐसी शुरू करते हैं जिसके ऊपर अगर नशा करता है तो उसको रिएक्शन होनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चौथा ग्रुप है साइकेट्रिक इलनेस का ट्रीटमेंट या 50% पेशेंट में मन की बीमारी होती है, उनका इलाज दवाई से या इंजेक्शन से कर सकते हैं। यानी साइकेट्रिक मेडिसिन का भी साथ में ट्रीटमेंट देना जरूरी है। और 5वां ग्रुप है मेडिकल इलनेसेस का
ट्रीटमेंट, यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या पैंक्रेatitis हो, ऐसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उनका भी साथ में इलाज करेंगे। यानी 5 जो ग्रुप है मेडिसिन के, ये 5 ग्रुप एक साथ अगर हम पेशेंट में देने की कोशिश करेंगे तो ऐसे पेशेंट में सक्सेस मिलना ज़्यादा पॉसिबल रहता है। जो पेशेंट एडिक्टेड पेशेंट है उनको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देंगे या एडमिट करके देंगे, ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं? तो देखिए, मैंने पहले बोला है कि जो पेशेंट कोऑपरेटिव है, जो पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डिपेंडेंस है, ऐसे पेशेंट को आप ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये जो मैंने पहले 5 तरीके के मेडिसिन बोले हैं, ये सब का कॉम्बिनेशन हम ओपीडी बेसिस पे देने की भी कोशिश कर सकते हैं और वो भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है माइल्ड या मॉडरेट सिचुएशन में। अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर डिपेंडेंस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट उसको सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, पास्ट में अगर विड्रॉल सीजर या हेड इंजरी हुआ है या बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन या सिरोसिस बोल सकते हैं, या लिवर थर्ड स्टेज में है, पेट में पानी हो चुका है, बार बार पैंक्रेatitis के एपिसोड्स आते हैं, अटैक आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो एडमिट करने के बाद हम इलाज कैसे करते हैं? तो देखिए, एक बार पेशेंट एडमिट करते हैं तो उसके बाद हम उसको इंडोर पेशेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पहले उसको इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी है, फिर बाद में जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन ब्लड टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी कर सकते हैं। उसके साथ HIV हो, HBS AG यानी हेपेटाइटिस बी का हो, ये सब टेस्ट हम कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में थायराइड फंक्शन टेस्ट, कुछ पेशेंट में सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी तो करना ही पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे, जरूरत पड़ने पर 2D इको या CT स्कैन या MRI भी करना पड़ सकता है। उसके बाद हम विड्रॉल मैनेजमेंट, एंटी क्रेविंग ड्रग्स और एवर्जन थेरेपी, जो मैंने पहले 3 तरीके के ग्रुप्स का मेडिसिन जो बताया, वो हम सब शुरू कर सकते हैं। शुरू में पेशेंट का रिस्क ज़्यादा रह सकता है विड्रॉल मैनेजमेंट या डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज में। ऐसे पेशेंट में वो पेशेंट कंफ्यूजन स्टेट में जा सकता है, या हम बोल सकते हैं उसको वहम शुरू हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, उसको हम डिलीरियम ट्रीमर्स बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फिजिशियन की ओपिनियन लेनी पड़ सकती है। मोस्टली जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए हम फिजिशियन ओपिनियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की भी हम हेल्प लेते हैं। फिजिशियन ओपिनियन क्यों लेते हैं? तो पेशेंट को एडमिशन करने के बाद तुरंत हम उसका फिजिकल असेसमेंट करते हैं, जैसे कि ECG हो, चेस्ट एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, और कुछ पेशेंट में अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो तो उनका भी इलाज शुरू करते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैंक्रेatitis, हेपेटाइटिस या सिरोसिस होने के बाद हम फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। कुछ पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन के चेंजेस दिखाई देते हैं, यानी संडास में से खून निकलना या लीवर का साइज छोटा होना, सिरोसिस बोलते हैं, पेट में पानी होना यानी लीवर थर्ड स्टेज में चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है। कुछ पेशेंट में वोमिटिंग होता है, खून की उल्टी हो सकती है, तो ब्लैक कलर स्टूल या मलीना बोल सकते हैं, या PR ब्लीडिंग बोल सकते हैं, या पाइल्स का तकलीफ शुरू होता है, या रिपीटेडली पैंक्रेatitis के एपिसोड्स के कारण पेट में ऐसा पानी तैयार हो जाता है, सूडो पैंक्रेटिक सिस्ट बोलते हैं हम। तो इनका भी इलाज हमें फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जरूरत पड़ने पर सर्जन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। निर्मल नशा मुक्ति केंद्र में यूजुअली हम हॉस्पिटल बोल सकते हैं, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट खासियत यह है कि यह सब जो इलाज है एक ही सेंटर में, एक ही हॉस्पिटल में होता है। या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करने के लिए ऐसे पेशेंट को हम शुरू में ही ICU में रखते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी हम रखते हैं। हमारे पास 25 बेड का ICU सेटअप है, उसमें पेशेंट को हम इमरजेंसी सिचुएशन में मॉनिटरिंग हो, सोनोग्राफी का अवेलेबिलिटी हो, जरूरत पड़ने पर अब हम 2D इको का भी हम फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं। ये एक ही जगह हम ये फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर पेशेंट को कन्वल्जन आता है या फीट बोलते हैं, ऐसा होता है, पेट में अगर पानी हो तो जो भी प्रोसीजर करना पड़ सकता है, तो ये भी सब प्रोसीजर हम इधर ही हमारे हॉस्पिटल में कर सकते हैं, क्योंकि
ये पेशेंट बाहर भेजना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, बाहर भेजने के बाद ये एब्सकॉन्ड होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो भी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो पॉसिबल है, जो बाहर आईसीयू सेटअप में करना पड़ सकता है, वही सिस्टम हम साइकेट्री हॉस्पिटल में हमारे डी एडिक्शन सेंटर में नशा मुक्ति केंद्र में अवेलेबल किया है। कुछ पेशेंट में वोमिटिंग होता है, खून की उल्टी होते हैं, ऐसे सिचुएशन में बैंडिंग इमरजेंसी वो खून की नली बंद करनी पड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इमरजेंसी बैंडिंग करने के लिए जो सिस्टम लगता है वो भी सिस्टम हमारे पास हमने अवेलेबल किया है। कुछ पेशेंट में अगर बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा होता है तो डिफिब्रिलेटर हो या वेंटिलेटर हो, ये भी हमने हमारे सेंटर में अवेलेबल किया है। अल्कोहल का पेशेंट हो या ब्राउन शुगर का हो या कैनाबिस का हो, तो ये पेशेंट को मोस्टली ऐसे पेशेंट को 30 दिन रखना जरूरी है। कुछ पेशेंट को ज़्यादा भी समय लग सकता है। एक बार विड्रॉल मैनेजमेंट या एंटी क्रेविंग ड्रग या एंटी अब्यूज थेरेपी या एवर्जन थेरेपी हमने शुरू किया, 15-16 दिन हो चुके हैं, अगर पेशेंट विड्रॉल मैनेजमेंट करने के बाद स्टेबल हो चुका है, तो हमें अभी चौथा स्टेप जो है, या हम बोल सकते हैं साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, या ऐसे पेशेंट को कौन सी मानसिक बीमारी है क्या, वो देखने के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना शुरू पड़ सकता है। इसलिए हमारे पास 10-11 साइकोलॉजिस्ट का टीम है। हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं, जैसे कि रोशा टेस्ट हो, MMPI, EPQR, NSQ, ये टेस्ट हम करते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पेशेंट में साइकेट्रिक इलनेस है कि नहीं। इसके साथ साथ हम पेशेंट का जो डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, रिलेटिव से या क्लोज रिलेटिव से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमें वो कोरिलेट करते हैं। उसके बाद पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इसका हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हो, मूड स्टेबलाइजर हो, एंटीसाइकोटिक हो, इसका इलाज करते हैं। कुछ पेशेंट में 30 दिन से ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि साथ साथ हम इलाज शुरू करेंगे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का। अगर ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो इलनेस है उसका माइल्ड टू मॉडरेट है तो 30-35 दिन में अच्छा हो सकता है। कुछ पेशेंट में मानसिक बीमारी जो ज़्यादा है, सीवियर है, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का जो स्टे है वो बढ़ सकता है। ऐसे पेशेंट में इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी या ECT का भी इलाज करना शुरू पड़ सकता है। इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी यानी पेशेंट को मन की बीमारी बहुत सीवियर है तो उसमें हम पेशेंट को कन्वर्जन इंड्यूस करते हैं, ताकि जो केमिकल का इम्बैलेंस है दिमाग में हुआ है उसका लेवल नॉर्मल बना रहे। ये जो ECT है यूजुअली 8 से 12 तक देनी पड़ सकती है। हमें अल्कोहल या एडिक्शन का इलाज करने के बाद 15-20 दिन के बाद ये साइकेट्रिक इलनेस का इलाज हम शुरू कर सकते हैं। जिस पेशेंट को ECT की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट का जो स्टे है वो 30 दिन से ज़्यादा लगने की जरूरत हो सकती है, पॉसिबिलिटी वो 40 या 50 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में 2 बीमारी हम बोल सकते हैं, एक है एडिक्शन की बीमारी और दूसरा है मन की बीमारी। 5वां जो ग्रुप है वो हमने बोला कि मेडिकल इलनेस का ट्रीटमेंट। जब भी पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ ही पहले दिन से हम मेडिकल इलनेस का इलाज शुरू करते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, जो भी न्यूरोपैथी हो, ऐसे पेशेंट का जो भी कॉम्प्लिकेशंस है मेडिकल का, उनका भी इलाज हम साथ में शुरू करते हैं। तो ये 5 जो ग्रुप है मेडिसिन के वो साथ में देंगे, OPD बेसिस पे दे सकते हैं, एडमिट करने के बाद भी हम दे सकते हैं। तो 5 का अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो, प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद दवाई शुरू करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो नशे की बीमारी है उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।